हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पाल सामान्य अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का भी आपको दबा दीजिए, बेल दबा दीजिए, ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 51 क्वेश्चंस अपलोड करते हैं और धीरे धीरे आप इनको लिखते जाइए और आपके पास में अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो कि निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में आपको इसमें से मिलेगा। फ्रेंड्स, हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने बाजार सुधार नियम लागू किए? तो दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी है। यह 1296 में शासक सुल्तान बना था और उसके बाद इसने अनेक परिवर्तन किए। इसमें महत्वपूर्ण जो परिवर्तन माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का कि बाजार सुधार नियम था, यानी बाजार नियंत्रण से संबंधित इसने नियम बनाए थे और बाजार नियंत्रण के लिए उसने कुछ नवीन पद भी यहाँ पर बनाए। जैसे कि आप नोट करते जाइए, इसमें इसने बनाया था कि दीवान ए रियासत का पद बनाया था। ये दीवान ए रियासत जो होता था यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करने का दायित्व जो होता था वो दीवानी रियासत के ऊपर होता था। दूसरा पद इसने बनाया था यहाँ पर सहना ए मंडी। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि वो सहना मंडी किससे संबंधित है। तो सहना मंडी जो है वो भी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी। फिर इसी के साथ साथ एक पद और बनाया था बाजार नियंत्रण से संबंधित, वह था बरीद होता था। और जो बरीद होता था ये बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करता था, इस प्रकार से। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुन्हियान व गुप्तचर भी बनाए थे, जो कि गुप्तचरी करके यहाँ पर देखते थे कि कोई गलत सौदेबाजी तो नहीं हो रही, बाजार नियंत्रण सही तरीके से जो नियम बनाए थे उनका सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं। ये सब काम कौन देखते थे? मुन्हियान और गुप्तचर देखते थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बाजार सुधार नियम लागू किए थे, यानी कि बाजार नियंत्रण लागू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि घड़ी कर या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। इसने यहाँ पर घड़ी कर, जिसको घड़ी कर भी कहा जाता था, घड़ी कर लगाया था और घरों पर लगने वाला कर था। इसने यहाँ पर दो नए तरह के कर लगाए थे इस श्रेणी में। एक तो चराई पर कर लगाया था। चराई पर कर ऐसा था कि जो जितने भी दूध देने वाले जो पशु थे उन पर कर लगाया था, कर देना पड़ता था। एक था यहाँ पर घड़ी कर या घड़ी कर था। यह घरों पर लगने वाला कर था। घड़ी कर जितने भी घर होते थे, झोपड़ी होती थी, उन सभी पर यह कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है मध्यकालीन वह शासक जिसने सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, यानी कैंटीन व्यवस्था इसने लागू की थी और एक निश्चित मूल्य पर सभी को एक समान जो मूल्य दिया जाए, मूल्य नियंत्रण करके वस्तुओं का वितरण किया जाए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला जो शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का उद्देश्य धन प्राप्ति था। वह वहाँ पर राज्य करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यह है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कौन करता था? यानी कि देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस समय रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तुगलक वंश की जो स्थापना हुई है, तुगलक वंश की जो स्थापना हुई है 1320 में हुई है और 1398 तक यहाँ पर 1398 तक रहेगा तुगलक वंश। 1320 से 1398 तक तुगलक वंश की सत्ता यहाँ पर रहेगी। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक लंबे समय तक जो है तुगलक वंश की सत्ता यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में रहती है। तो तुगलक वंश का सबसे प्रथम शासक क्या? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 में यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो ये भी तुगलक वंश ही था। सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन करने वाला 1320 से 1398 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसके बाद आता है दीवान ए अमीर कोही एक नया विभाग था। तो किस सुल्तान के द्वारा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई थी। क्योंकि देखो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो शासक बनता है, सुल्तान बनता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में यहाँ पर शासक बनता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि
ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी अनेक परिवर्तन यहाँ पर किए गए, जो कि अन्य सभी सुल्तानों से कुछ अलग हटकर थे। और उन सुधारों में एक था जिसके द्वारा किया गया था, दीवान अमीर कोही का एक नया पद का सृजन किया गया था, बनाया गया था। इसका कार्य ये होता था, दीवान अमीर कोही का, ये कृषि कार्यों को देखता था। कृषि कार्यों में की उपज बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र की विकास करने के लिए अमीर कोही की स्थापना की गई थी, विभाग की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई थी यहाँ पर कि भाई किस प्रकार से कृषि कार्य का या कृषि फसल को बढ़ाया जाए जिससे कि राजस्व में उन्नति हो, और उसके ऊपर उन्हें अनेक प्रकार के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में पृथक कृषि विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और वो विभाग कौन सा था? अमीर कोही उस विभाग का नाम था, अमीर कोही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चित क्वेश्चन रहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, तो ये दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। और दौलताबाद क्योंकि वह मध्य में पड़ता था दिल्ली सल्तनत के, इसलिए वहाँ पर वह राजधानी ले गया था ताकि दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इस उद्देश्य से उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। और राजधानी परिवर्तन करने का जो समय है उसका मतलब ईयर है वो 1327 ईस्वी में उसने राजधानी परिवर्तन यहाँ पर की थी। अगला हमारा जो टॉपिक है राज्य व्यवस्था से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी टॉपिकों से 10-10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते चलिए। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम क्या दिया गया है? संविधान में देखो, हमारा जो अनुच्छेद 1 है, संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया नाम का वर्णन किया गया है, नाम का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। और उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में व्यवस्था की गई है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन से हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए जो शब्द हैं वह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो हमारे संविधान में मिलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं अभी कि 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन कर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी उसी समय जोड़ा गया था इसमें। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये धर्मनिरपेक्ष होता है। जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ ही होता है धर्मनिरपेक्ष शब्द होता। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो जिस समय हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे, भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में पहली बात क्या करेंगे, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। दूसरी बात ये होगी कि जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, कोई राज परिवार से नहीं होगा, मतलब वंशानुगत जैसे चली आ रही चीज़ें ऐसे नहीं होगा, ब्रिटेन की जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत का जो शासन होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर भारतीय संविधान के सभी उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें यहाँ पर न्याय की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है। तो
अनेक बातें यहाँ पर की गई है। देश की अखंडता की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, सामाजिक कल्याण की बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी उद्देशिका में दिखाई देता है, जो कि भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन हमारा था भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो प्रतिबिंबित कौन करता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो हमारे संविधान में जैसे बताया गया है कि भाई सभी लोगों को, यहाँ जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। इसमें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। ये सब चीज़ें जो हैं जनता के लिए की गई, भारतीय जनता के लिए की गई हैं। तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि जो हमारा भारतीय जो संविधान की जो उद्देशिका है वो एक तरह से पूरे उसका प्रतिबिंब है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका वो प्रतिबिंब दिखाई यहाँ पर देता है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है लोक कल्याण का और आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन यहाँ पर नहीं है। लोक कल्याण और आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को एक पवित्र ग्रंथ किसने कहा है? तो पवित्र ग्रंथ कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान को एक पवित्र ग्रंथ कहा है BR अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यह होता है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष, यह सभी धर्मों के लिए समान यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा और सभी को समान अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है भूगोल, ज्योग्राफी से संबंधित है भूगोल। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है और यह केदारनाथ जो मंदिर है केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। जिस समय यहाँ पर 2013 में जो त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, उसमें चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है उससे ग्लेशियर टूटने के कारण ही ये त्रासदी आई थी, आपदा आई थी। नेक्स्ट है पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट। नेक्स्ट है भोरघाट कहाँ पर है? भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। फिर बात करते हैं लेह जाने का रास्ता कौन से दर्रे से है? तो लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से जाता है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है और ये तिब्बत एवं पिथौरागढ़ को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्राचीन काल से यहाँ पर व्यापार होते आए हैं। अगर हम दर्रे की बात करें, दर्रा किसको कहते हैं? तो जब दो घाटियों को जोड़ते हैं, ऐसा रास्ता जो दो घाटियों को जोड़ता है वह दर्रा कहलाता है। दो घाटियों के बीच से होते हुए मतलब उनको जोड़ा गया और उनके बीच से जो रास्ता जाता है, पर्वतों को पहाड़ों को जो मिलने वाला जो जोड़ने वाली जो जगह होती है, वहाँ से एक रास्ता निकाला जाता है, तो उस जगह रास्ते को ही दर्रा कहा जाता है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। फिर आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ हम बात करते हैं लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माणा दर्रा, मोलिंगला दर्रा, किंगरी और बिंगरी दर्रा। ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में कुछ सामान्य क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि एक वयस्क मानव के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 67 से 70% जो है एक वयस्क मानव के शरीर में जल होता है, यानी कि 70% हम इसका मान के जाएं, 70% इसमें जल होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 20 वर्ष की अवस्था में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी है और ये कहाँ पर स्थित है? कान में स्थित होती है। स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी है वह कान में स्थित होती है, कान में। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी हैं? तो मानव की खोपड़ी में 28 हड्डियाँ होती हैं, 28 अस्थियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है
मानव हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण मिलता है? सबसे अधिक कौन सा लवण मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पर मानव हड्डियों में सबसे अधिक लवण मिलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? स्मरण क्षमता यानी कि जो याददाश्त रहती है, याद करने की जो क्षमता होती है वो कहाँ पर होती है? कौन से भाग में होती है मस्तिष्क के? वो सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम में। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, तो उसमें जो सेरिब्रम होता है उसमें मानव के मस्तिष्क की याद करने की क्षमता उसके अंदर होती है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वह कौन सा होता है? वह नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता श्वसन क्रिया के समय। जैसे श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु जाती है, वायु के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम वायु ले रहे हैं तो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ है, लेकिन उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता। तो श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? वह नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? जो हमारा मस्तिष्क है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? उसका प्रमुख कार्य सोचने का होता है। उसका प्रमुख कार्य होता है जो हमारी हृदय की जो गति है उसको नियंत्रण करना होता है, और जो हमारा शरीर का जो संतुलन होता है वह भी हमारे मस्तिष्क के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कशेरुज्जु में, यानी कशेरुज्जु क्या होता है? जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि जो हमारा जो पूरी जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है। क्योंकि जितने भी हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली सारी जितनी भी स्नायु हैं, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जितनी भी हमारी जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई नसें हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं। और इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया है वो, यानी सारी जितनी भी जो क्रिया हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र हमारा कशेरुज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेड पांडा, ये हमारा विविध वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा में इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और सभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो भारत में रेड पांडा जो है वो उत्तर पूर्वी हिमालय के उप महा हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय के उप हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15-20 फरवरी 2020 के मध्य, 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMSC COP13 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ था। यह जो है पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है और इसका जो आयोजन हुआ था वह हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस जो है वह जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी होता है। भारत में उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है? तो भारत में उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। भारत में उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है? तो भारत की जो हिमालय क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें उड़न गिलहरी मिलती है। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश में सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थितिकीय तंत्र के बीच ये क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको आर्द्रभूमि कहा जाता है। जहाँ पर जलीय भूमि और शुष्क भूमि का जो बीच का जो क्षेत्र है उस जगह पर जो परिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी जो सिस्टम होता है उसको आर्द्रभूमि कहा जाता है। यानी कि वहाँ पर पानी भी है और शुष्क क्षेत्र भी, उसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। हिम तेंदुआ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है?
हिम तेंदुआ 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कौन सा है? प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो IUCN है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह हमारे देश के अंदर प्राकृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक एवं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, सिंह पुच्छी वानर, जिसको ममाक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास कहाँ पर हैं? उसके प्राकृतिक आवास कहाँ पर हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। क्वेश्चन एक बार फिर करते हैं, सिंह पुच्छी वानर जिसको ममाक कहते हैं कि अपने प्राकृतिक आवास कहाँ पर हैं? तो इसके प्राकृतिक आवास तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक में। मूल रूप से हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण भारत में हमें ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड में रामसर सूची में कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किया गया है? उत्तराखंड में रामसर सूची में कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किया गया है? तो यह है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षी रिजर्व, यह देहरादून जिले में स्थित है। तो एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन, उत्तराखंड में रामसर सूची में कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किया गया है? एक रामसर सूची होती है जो कि आर्द्रभूमि किससे संबंधित होती है? वेटलैंड जो क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए एक रामसर सूची बनाई है, ठीक है जी, जो कि ईरान में इसको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? ईरान में इसको बनाया गया था और वहाँ पर एक रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर पड़ा था। तो ये जो रामसर सूची है, इसमें क्या होता है कि जितने भी आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है जो संकटग्रस्त हैं, जिसको संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है ऐसा, तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षी की क्षेत्र है, आरक्षी मतलब रिजर्व क्षेत्र है, और ये देहरादून जिले में स्थित है, विकासनगर के पास स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा में मिलेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी इसमें दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।